हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज ऐप और स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है। तो कल पंचायती राज दिवस था। उस मौके पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साथ संवाद किया और उन्होंने एक एकीकृत ग्राम स्वराज पोर्टल एवं मोबाइल ऐप, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप, और दूसरा स्वामित्व योजना, इन दोनों का शुभारंभ किया। तो जान लेते हैं ये क्या है। पहले देखते हैं ई ग्राम स्वराज ऐप। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी सारी जानकारियां इस एप्लीकेशन में एक साथ मिल जाएंगी। ये ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा और जो भी ग्राम पंचायतों से संबंधित योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं वो एक ही एप्लीकेशन में उपलब्ध होंगी। इससे क्या होगा, उन्हें एक्सेस करने में आसानी होगी। साथ ही ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। इसके ऊपर जो योजनाएं चल रही हैं उनकी निगरानी की जाएगी, जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उनकी प्रोग्रेस कितनी हुई है ये समय समय पर अपडेट किया जाता रहेगा और ये ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो इसको आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी डिसेंट्रलाइजेशन या डिजिटलाइजेशन या रूरल डेवलपमेंट इससे रिलेटेड कुछ बात आती है तो वहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं। दूसरा था स्वामित्व योजना। ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 6 राज्यों में शुरू की गई है। इसमें किया क्या जाएगा कि ड्रोन के माध्यम से देश में जितने भी गांव हैं वहां पर जो भी संपत्ति है उसकी मैपिंग की जाएगी। इससे क्या होगा कि आगे चल करके अगर कभी कोई डिस्प्यूट होता है संपत्ति को लेकर तो उसे सुलझाने में मदद मिलेगी और इस मैपिंग के बाद एक मालिकाना प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उसके आधार पर जो मालिक होंगे वो वित्तीय संस्थानों से आसानी से ऋण ले सकेंगे और साथ ही किसकी कौन सी संपत्ति, इसके ऊपर स्पष्टता आएगी तो विवादों को सुलझाने में सहायता मिलेगी। अगली न्यूज़ है, नहीं इसी न्यूज़ का पार्ट है कि पंचायती राज दिवस, इस यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये आर्टिकल और एंड तक आपको एक एक पॉइंट, इसमें जो सिंगल पॉइंट लिखा हुआ है वो आपको रटा होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में रेगुलर पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी बनते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। पंचायती राज दिवस ये मनाया क्यों जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था उसको लागू किया गया था। इसी प्रतीक के रूप में इस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये हाँ, पंचायती राज, ये हेडिंग गलत हो गई, यहाँ पर पंचायती राज होना चाहिए था। तो जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ। जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से 2 अप्रैल 1959 को इसकी शुरुआत की गई थी पंचायती राज की। इससे संबंधित कुछ समितियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली समिति है बलवंत राय मेहता, 1957 में बनी थी ये। अशोक मेहता 1977, GVK राव समिति 1985 और डॉक्टर LM सिंधवी समिति 1986। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें क्या क्या प्रावधान थे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रावधान आपको रटा होना चाहिए इसमें। पहला है कि एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की जाएगी जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, फिर पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत होगी और उसके बाद जिला पंचायत होगी। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना की जाएगी। हर 5 साल में पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये 243 आर्टिकल 243 आई, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, इसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार है। तो इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि 29 विषय हैं जो कि ग्राम पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। इसमें से कितने सौंपे जाएंगे वो राज्य सरकार डिसाइड करेगी। तो ये नंबर याद रखिएगा कि 29 विषय हैं। अब दूसरी न्यूज पे आते हैं। दूसरी न्यूज है, एनजीटी ने कोविड-19 संबंधित कचरे के निस्तारण के लिए निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी ने कहा है, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, कि जो भी कचरा उत्पन्न हो रहा है कोविड-19 से रिलेटेड औषधीय कचरा, तो उसका निस्तारण बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 के आधार पर किया जाए। तो इस कानून के बारे में जान लेते हैं। ये जो 2016 का ये कानून है, 1998 में एक कानून आया था बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन, उसका ये संशोधित रूप है। ये स्वच्छ नए नियम जो इसमें बनाए गए हैं वो स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और इसमें अस्पतालों के साथ साथ जो रक्तदान शिविर होते हैं, टीकाकरण शिविर होते हैं या सर्जिकल शिविर होते हैं, उनको भी सम्मिलित किया गया है। उनमें जो भी कचरा उत्पन्न होगा उसको भी इसी के अनुसार निस्तारित किया जाएगा। इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए हैं? जिन बायोमेडिकल चीज़ों से भरे बैग का निपटारा होना है उनके लिए बार कोडिंग होनी चाहिए। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाए और उनका समय समय पर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। क्लोरीन सहित प्लास्टिक बैग, दस्ताने, ब्लड बैग आदि को हर 2 साल में बदला जाना चाहिए। डायोक्सिन आदि के उत्सर्जन की एक सीमा तय की जाए। प्रयोगशाला सूक्ष्म जीव संबंधी वस्तु, खून के नमूने, खून के बैग आदि को विसंक्रमित करके संयंत्रित करना है। हर क्षेत्र में एक प्रमुख बायोमेडिकल वेस्ट निपटारण केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था करनी चाहिए। इस काम के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट को 4 श्रेणियों में बांटा जाए ताकि इनको आसानी से निपटाया जा सके। बायोमेडिकल चीज़ों का नियमित रूप से उपचार हो और इसकी रिपोर्ट सरकार को दी जाए। जहां पर बायोमेडिकल वेस्ट उपचार केंद्र स्थापित है उसके आसपास कई किलोमीटर के दायरे में कोई आवासीय कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसके बारे में जान लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसमें जो भी हमने हाईलाइट किया हुआ है वो फैक्ट ज़रूर आपको पता होने चाहिए। जैसे कि इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। संसद का एक अधिनियम है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010, इसके आधार पर की गई थी। तो ये एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना के बाद भारत विश्व का ऐसा तीसरा देश बना था जिसने कि पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना की हो, यानी कि एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया हो जो सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। इससे पहले 2 देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसे ट्रिब्यूनल बना चुके थे, तो भारत तीसरा देश है। इसका मेन काम ये था कि पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दे हैं उनको तेजी से निपटाया जा सके और देश की अदालतों में जो उनके ऊपर बर्डन है वो कम किया जा सके, क्योंकि इससे पहले जो पर्यावरण रिलेटेड मुद्दे होते थे उनसे संबंधित केस भी जो अदालतें उनमें जाती थी। इसके अलावा इसको 6 महीने के अंदर किसी भी मुद्दे को निपटाना होता है। जो भी इसके पास आता है उसमें 6 महीने के अंदर निर्णय देना होता है, तो तेजी से काम भी होता है। और इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा मिनिमम 10 और अधिकतम 20 सदस्य इसमें हो सकते हैं जो कि न्यायिक क्षेत्र से होंगे और पर्यावरणीय विशेषज्ञ होंगे। इसके अलावा ये स्यूमोटो के आधार पर भी केस ले सकता है, यानी कि स्वतः संज्ञान से भी किसी भी केस में फैसला सुना सकता है, कोई भी मुद्दा उठा सकता है। कार्यकाल इसके अध्यक्ष और सदस्यों का 5 वर्ष होता है और यह पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह प्राधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं है, बल्कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है। ये जरूर याद रखिएगा कि ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है। इसकी जो मुख्य पीठ है वो नई दिल्ली में है। इसके अलावा 4 क्षेत्रीय पीठ हैं जहां पर बैठक हो सकती है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। अगली न्यूज, चीन अपने पहले मंगल मिशन को इसी साल लॉन्च कर सकता है। तो इसका जो पहला मंगल मिशन होगा उसका नाम है तियानवेन-1। ये जुलाई 2020 में लॉन्च करेगा। इसकी जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है उसके 50 साल जुलाई में पूरे होने वाले हैं, तो ये प्लान किया गया है कि उसी टाइम पे ये लॉन्च करेगा। इस स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी के 50 साल नहीं, बल्कि जो पहला स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था उसके 50 साल पूरे होने वाले, 1970 में जो किया था। तो अगला देखते हैं, इसी में क्या डिटेल्स कुछ देख लेते हैं। इस स्पेस क्राफ्ट के द्वारा एक ऑर्बिटर भेजा जाएगा, एक लैंडर होगा और एक रोवर, ये भेजा जाएगा मंगल ग्रह के सर्वेक्षण के लिए। तो इसमें इतना ही, बस आपको ये नाम याद रखना है कि चीन जो अपना मंगल मिशन लॉन्च कर रहा है उसका नाम तियानवे-1 है। इसके बाद भारत का जो मंगल मिशन था उसके बारे में 1-2 पॉइंट देख लेते हैं। 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका नाम था मॉम, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत पहला एशियाई देश है जिसने कि मंगल मिशन लॉन्च किया है। अब तक केवल 4 स्पेस एजेंसी हैं जिनके द्वारा मंगल मिशन भेजे गए हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका की नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी दूसरी है, और तीसरी है सोवियत यूनियन स्पेस एजेंसी रोस्कॉस्मॉस, और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो। ये 4 स्पेस एजेंसीज हैं जिन्होंने अब तक मंगल मिशन भेजे हैं। अगली न्यूज है, श्रीलंका तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य $400 मिलियन का करेंसी स्वैप। ये न्यूज है। तो श्रीलंका में अभी विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है, साथ ही वहां पर लिक्विडिटी की कमी आई। ये पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया, याद रखिएगा। लिक्विडिटी की कमी है, इसलिए वो अपनी इन समस्याओं से निपटने के लिए ये समझौता कर रहा है इंडिया के साथ। इसमें क्या होगा कि जब उसके पास डॉलर होंगे या कोई भी एसेट होगा तभी वो करेंसी ज़्यादा छाप सकता है, इसलिए उसे डॉलर की आवश्यकता है। तो करेंसी स्वैप के अंतर्गत क्या होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक श्रीलंकाई रुपये के बदले में $400 मिलियन देगा श्रीलंका को, और बाद में श्रीलंका क्या करेगा, $400 मिलियन हमें वापस करेगा और जो श्रीलंकाई रुपया यहाँ पर है वो ले लेगा। तो करेंसी स्वैप होता क्या है, मेनली जब ऐसी प्रॉब्लम आती है कि विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया है या फिर लिक्विडिटी की समस्या है, तो किसी देश के पास 3 विकल्प होते हैं। एक तो वो बाजार से डॉलर खरीद सकता है, दूसरा कर्ज पर डॉलर ले सकता है, तीसरा करेंसी स्वैप के माध्यम से डॉलर प्राप्त कर सकता है। तो अगर वो बाजार से डॉलर खरीदता है तो उसकी जो करेंसी है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। अगर वो कर्ज पर डॉलर लेता है तो कर्ज के ऊपर आप इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो भी अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। तीसरा है करेंसी स्वैप के माध्यम से। तो अगर इससे स्वैप करता है तो इससे नुकसान नहीं होता है देश का, लेकिन इसके लिए दोनों पार्टीज को राजी भी होना चाहिए। तो जिसके साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं वही ये डील साइन करता है। होता क्या है कि करेंसी स्वैप में ये होता है कि कोई भी देश अपने देश की जो मुद्रा होती है वो दूसरे देश को दे देता है और वहां से बदले में डॉलर ले लेता है, तो इसी को करेंसी स्वैप कहते हैं। अगली न्यूज है, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने चित्रमैग्ना, ये पॉइंट याद रखिएगा, चित्रमैग्ना नामक एक आरएनए किट विकसित की है। तो ये है क्या चित्रमैग्ना? ये आरएनए किट मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल की मदद से जो संक्रमित व्यक्ति में आरएनए होगा उसको कंसंट्रेट करेगी और उसको प्योर फॉर्म में आइसोलेट करेगी। इससे क्या होगा कि जो लैम्प टेस्ट होता है या पीसीआर टेस्ट होता है जो कि कोविड-19 को जानने के लिए किया जाता है, वो उसके जो परिणाम आएंगे ज़्यादा एक्यूरेट होंगे और जल्दी परिणाम आएंगे। तो इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है। श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना
1976 में हुई थी। ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का एक डिपार्टमेंट है, उसके अधीन ये एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान वो होते हैं जिनको 1,000 करोड़ की ऐड मिलती है, और साथ ही इनको ज़्यादा लिबर्टी मिलती है कि अपने यहाँ पर ये कौन से प्रोफेसर्स रखेंगे, कैसे रेगुलेट करेंगे इंस्टीट्यूट को। क्योंकि जो बाकी इंस्टीट्यूट होते हैं उनके लिए ये होता है कि एक निश्चित सीमा होती है कि विदेशी प्रोफेसर इतने होंगे, उनके यहाँ पर विदेशी वर्कर इतने होंगे, और बाकी देश अपने ही देश के होंगे। लेकिन ऐसे जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होते हैं इनको पूरी लिबर्टी दी गई होती है, ताकि ये अपने आप को उस लेवल तक ले जा सके कि विश्व के अग्रणी संस्थानों में इनकी गिनती हो सके। तो इसी के लिए किया गया था, ताकि हम जो विश्व लेवल के, वर्ल्ड लेवल के कुछ इंस्टीट्यूशन हैं उस टक्कर के अपने इंस्टीट्यूट को बना सकें। इसके लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने की स्कीम लाई गई थी। तो लिबर्टी ज़्यादा दी जाती है, इनको ज़्यादा, इनके लिए वित्त भी उपलब्ध कराया जाता है। तो आज का ये हमारा अंतिम आर्टिकल था। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। कोई अगर आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।